हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेगुलर क्लासेस। माय नेम इज रोजनी। हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करने का। उस वीडियो की सीरीज में अब तक हम लोग जो इस यूनिट का जो है समग्र मांग और समपूर्ति वाला चैप्टर एक कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा है अल्पकालीन संतुलन। ठीक है, उसी वीडियो की सीरीज को हम कंप्लीट करते हुए आगे चले, जिसमें आप तीसरा चैप्टर शुरू करें इस यूनिट का, न्यून मांग और अधिमांग वाला। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है लास्ट वाली, तो उसका जो है वो जो है प्लेलिस्ट से देख सकते हैं आप। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं आप। चैप्टर का नाम है न्यून मांग और अधिमांग, यानी डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड के बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्ण रोजगार का मतलब समझेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी हमारी इकोनॉमी के अंदर 10 लेबर है। कितनी लेबर मानी मैंने? 10। यानी पूरे भारत के अंदर 10 लेबर है। अगर इन 10 के 10 बंदों को रोजगार मिल जाए, 10 के 10 बंदों को क्या मिल जाए? रोजगार मिल जाए, तो इसी को कहा जाएगा पूर्ण रोजगार। ये क्या है? पूर्ण रोजगार। यानी जब मैं कह सकता हूं कि जब डिमांड ऑफ लेबर बराबर होती है किसके? सप्लाई ऑफ लेबर की। यानी श्रम की मांग बराबर है किसके? श्रम की पूर्ति के। जितनी मांग है उतनी क्या है? पूर्ति है। तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगी। तो इसी को कहा जाएगा पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कोई भी बंदा बेरोजगार नहीं कहलाएगा इसमें। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, पूर्ण रोजगार होने के बावजूद भी इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, उसको कहा जाता है बेरोजगारी की प्रकृति दर। मैं लिख देता हूं यहां पर, फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी के अंदर, तब भी बेरोजगारी पाई जाएगी। जो बेरोजगारी पाई जाएगी, उस बेरोजगारी को कहा जाएगा बेरोजगारी की प्रकृति दर। प्रकृति दर वो डेफिनेटली होगी चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों ना हो। सर ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? दो केस है इसमें। जब पूर्ण रोजगार होने के बाद भी बेरोजगारी पाई जाएगी, इसको बेरोजगारी की प्रकृति दर जाएगी। पहला रीजन संरचनात्मक परिवर्तन। पहला पॉइंट है संरचनात्मक परिवर्तन। इसको रफ कर देता हूं। पहला है संरचनात्मक, मतलब हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता रहता है, और उसमें परिवर्तन होने के बाद कुछ टाइम के लिए लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, हमारी कंपनी बनाया करती थी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। अब मार्केट में डिमांड आ रही है किसकी? कलर टीवी की। तो अब जो है, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाना जानते थे लेबर, उनको मैं कुछ टाइम के लिए ट्रेंड करूंगा। काम पे तो लगे हुए हैं, लेकिन उनको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने आते हैं। अब उनको कौन सा टीवी सिखाने में? कलर टीवी बनाने सिखाने उनको, लेबर को। तो उतने टाइम के लिए मैं सैलरी नहीं दूंगा। लोगों को ये एहसास हुआ कि भाई काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उतने टाइम के रहेंगे वो बेरोजगार रहेंगे। तभी तो उसको कहा जाता है बेरोजगारी की प्रकृति दर। और डेफिनेटली ऐसा होता ही होता है कि इकोनॉमी के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज होता ही है, तो कुछ टाइम के लिए जो है लेबर जो है बेरोजगार हो जाती है। संरचनात्मक, इसको स्ट्रक्चरल कह सकता हूं मैं, स्ट्रक्चरल। दूसरा है संघर्षात्मक। भाई एक लेबर है, वो एक कंपनी में काम कर रही है। अब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाहती है, वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाहती है। तो जब वो एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाएगा लेबर, तो उतने टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए वो बेरोजगार रहेगा। हालांकि लोगों को ये पता नहीं चल पाएगा कभी कि वो बेरोजगार भी हुआ है, लेकिन हाँ वो डेफिनेटली होगी। जब एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है, तो उसको कुछ ना कुछ टाइम के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है। इसी को कहा जाता है संघर्षात्मक बेरोजगारी। और ये क्या कहलाएंगी? बेरोजगारी की प्रकृति दर। ये पूर्ण रोजगार होने के बाद भी होती ही होती है। अगला टॉपिक सीखते हैं हम। सर बेरोजगारी क्या होती है? बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें लोग बाग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक और योग्य होते हैं, यानी काम करने के लिए तैयार भी हैं और योग्य भी हैं, लेकिन बावजूद उनके तब भी उनको काम नहीं मिलता। इसको कहा जाता है बेरोजगारी। क्या कहा जाता है? बेरोजगारी। और उस पर्सन की बात करें, उस व्यक्ति की बात करें, तो उसको कहते हैं बेरोजगार। क्या कहा जाता है? बेरोजगार कहा जाता है। ठीक है, बेरोजगारी का वैसे एक चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी के अंदर, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में, लेकिन हम थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू देख रहे हैं यहाँ पर। ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी प्रकार है ये। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? अपनी मर्जी से व्यक्ति बेरोजगार है,
तो ऐच्छिक बेरोजगारी है कहलाएगी। यानी कि उसको व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो मिल रहा है, लेकिन वो कुछ अलग करना चाहता है या कुछ उससे बड़ा करने के लिए सोच रहा है, तो क्या खाली बैठा है, तो वो बेरोजगार है। तो कौन सी बेरोजगारी कहलाएगी? ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाएगी। अनैच्छिक क्या होता है? वो काम करने के लिए इच्छुक भी है, योग्य भी है और प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन तब भी उसको काम नहीं मिल रहा है, वो अपनी मर्जी से बेरोजगार नहीं हो। इसको कहा जाएगा अनैच्छिक और इसको कहा जाएगा ऐच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, अब सीखते हैं हम किसके बारे में? न्यून मांग के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डेफिशिएंट डिमांड। इसी को अभावी मांग भी कहा जाता है। पहले मैं अर्थ बता दूं। पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए जितनी मांग की जरूरत होती है, जब मांग उससे कम होती है, तो इसी को कहा जाता है न्यून मांग। ठीक है, इसी बात को हम सीखते हैं किसके द्वारा? डायग्राम के द्वारा। ये मैंने डायग्राम बनाया, ये एक्स एक वाई एक्स हो गया, ये एक्स, यहाँ पर मैंने एस और एडी को दिखा रखा है, यहाँ पर आई रोजगार और जीडीपी को। ठीक है, एएस बनता है 45 डिग्री के एंगल पे। इकोनॉमी के अंदर इतनी मांग होती, एडी फुल एम्प्लॉयमेंट, तो इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होती, इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट होती, लेकिन वास्तव में मांग जो है इतनी है, यानी मैंने माना भारत के अंदर कितने लेबर मानी? 10 बंदों को काम मिल जाता अगर इतनी मांग होती तो, लेकिन वास्तव में मांग जो है इतनी है। जब मांग कम होगी तो कम बंदों को रोजगार मिल पाएगा, मांग कम होगी तो कम बंदों को रोजगार मिल पाएगा। काम कितने बंदों को मिल रहा है? 6 बंदों को। क्या पूर्ण रोजगार की स्थिति है? 10 बंदों को काम मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितने बंदों को रहा है? 6 बंदों को। तो इसी को कहा जाता है न्यून मांग। सिंपल वर्डों में कंक्लूड कर देता हूं मैं, पूर्ण रोजगार स्थिति बनाए रखने के लिए जितनी मांग की जरूरत होती है, जब मांग उससे कम होती है, तो इसी को कहा जाता है न्यून मांग। इसको अभावी मांग भी कहते हैं। ये डायग्राम के द्वारा समझा दिया मैंने, आपको ऑरली बता दिया। सर इसके न्यून मांग के कारण क्या है, कोज क्या है? इसको समझने के लिए पहले मैंने न्यून मांग, जो मांग के घटक बताए थे आपको, सी आई जी एक्स माइनस एम, इसकी कुछ मैंने ऐसी वैल्यू मान ली, सी की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 2, 3, 4 और 1 माना। इन सबको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना, एटी की वैल्यू कितनी आ रही है? 13 आ रही है। मुझे बताना है न्यून मांग के कारण क्या है, मतलब मांग इकोनॉमी के अंदर कम क्यों हो रही है। भाई अगर उपभोग व्यय में कमी होगी, अभी उपभोग कितने का है? 5 का, अगर 5 की जगह ये 3 हो जाएगा, 5 की जगह कितना हो जाएगा? 3, मैं रखता हूं इसको, तो एडी की वैल्यू कम आएगी ज्यादा आएगी? सर कम आएगी। चेक करते हैं, 5 8 8 और 3 11, अभी कितनी आ रही थी? 13। तो ये न्यून मांग का कारण हो सकता है कि लोग बाग उपभोग कम कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, इसलिए न्यून मांग हो रही है इकोनॉमी के अंदर। दूसरा, इसको दोबारा से मैं पास कर देता हूं, निवेश में कमी, लोग बाग निवेश कम कर रहे हैं। अभी 2 है, इसको 1 मानते हैं, 1 मान के दोबारा जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना? 12। अभी थोड़ी देर पहले कितना आ रहा था? 13, अब कितना आ रहा है? 12। यानी इकोनॉमी के अंदर निवेश में क्या होगी? कमी होगी, तो एडी की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी, और वही क्या बन जाएगा? न्यून मांग का कारण बन जाएगा। तीसरा, सरकारी व्यय में कमी, अगर सरकार इकोनॉमी के अंदर खर्च कम कर रही है, सड़कों पर, पुल पर या कंपनियों पर, तो इकोनॉमी के अंदर जो मांग होगी वो क्या होगी? कम होगी, और न्यून मांग का कारण ये बन जाएगा। निर्यातों में कमी, हमारे इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वो कम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? कम, और कम होने की वजह से एडी की वैल्यू कम हो जाएगी, और एडी की वैल्यू कम होने से क्या बन जाएगा? न्यून मांग बन जाएगा। आयातों में वृद्धि है बेटा, आयातों में क्या है? वृद्धि। भाई अभी मैंने इसको मान रखा है, इसको पहले वही कर देते हैं, 3 करा था ना, ठीक है, इसको 2 करा था मैंने, इसको हटा देता हूं मैं ऐसे जी। आयातों में वृद्धि, अभी आयत कितने के मान रखे थे हमने? 1 के, 1 को सॉल्व करके जब 1 के माना था तो कितना आंसर आ रहा था? 80 का 13। अब मैं 1 की जगह जो है इसको कर देता हूं 3, आंसर चेक करते हैं बेटा, 7 10 10 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 11। यानी इंपोर्ट में कमी होने की वजह से, वृद्धि होने की वजह से एडी की वैल्यू क्या आएगी? कम। और वैसे भी माइनस का निशान है यहाँ पर, माइनस का निशान होता है क्या? नेगेटिव, यानी इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एडी की वैल्यू क्या होगी? घटेगी, और ये क्या बन जाएगा? न्यून मांग का कारण बन जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसी का, करों में वृद्धि। आपके पास 100 रुपए थे, 100 में से सरकार 10 रुपए का टैक्स लिया करती थी, कितने पैसे बचते थे आपके पास? 90 रुपए बचते थे। ठीक, अब सरकार ने टैक्स क्या कर दिया? बढ़ा दिए, टैक्स क्या कर दिया? बढ़ा दिए। सरकार ने टैक्स कर दिया 20 रुपए का, कितने का? 20 का। तो अब कितने पैसे बच पाएंगे आपके पास? 80 रुपए।
तो 80 रुपए बचने की वजह से आप मांग कम कर पाएंगे, ज्यादा कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कम कर पाएंगे, क्योंकि टैक्स बढ़ गया और इनकम घट जाएगी आपकी ऑटोमेटिक। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? न्यून मांग का एक कारण बन जाएगा। ठीक। परिणाम, परिणाम के बारे में पढ़ते हैं। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो जो है आपके फ्रेंड के लिए, आपके रिलेटिव के लिए यूजफुल हो तो शेयर करें, अच्छी लगती है तो लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। अब पढ़ते हैं किसके बारे में? परिणाम के बारे में, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। अविस्फीतिक अंतराल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिफ्लेशनरी गैप। सर ये क्या चीज है? डायग्राम के द्वारा बताता हूँ मैं, ये पहले ऑरली बताता हूँ फिर डायग्राम बताता हूँ। पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए जितनी मांग की जरूरत होती है, जब मांग उससे कम होती है, पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए जितनी मांग की जरूरत होती है, जब मांग उससे कम होती है, तो इस गैप को, ये जो गैप है, इसी को कहा जाता है अविस्फीतिक अंतराल। अब इस बात को सीखेंगे इसके द्वारा, डायग्राम के द्वारा। यस, इतनी मांग होती इकोनॉमी के अंदर तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाती, लेकिन वास्तव में मांग क्या है? कम है। यू मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है, इसी को कहा जाएगा अविस्फीतिक अंतराल। समझ में आ गया होगा आपको? स्टॉक, इसके परिणाम बता रहा हूं कि अगर इकोनॉमी के अंदर न्यून मांग होगी तो उसका क्या क्या परिणाम होगा। सबसे पहले क्या होगा? अविस्फीतिक अंतराल होगा। दूसरा परिणाम क्या है? स्टॉक, यानी बिना बिका माल बच जाएगा। ऑफ कोर्स जब मांग कम हो रही है, मांग क्या हो रही है? कम हो रही है, तो इसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर बिना बिका माल क्या हो जाएगा? बच जाएगा, जिसको कहा जाता है अनसोल्ड स्टॉक। ये भी किसका परिणाम होगा? न्यून मांग का या अभाव मांग का। लास्ट पॉइंट, अल्प रोजगार संतुलन, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। संतुलन तो है, संतुलन तो यहां पर भी हो रहा है, लेकिन ये वाला संतुलन है पूर्ण रोजगार वाला संतुलन। यहां पर भी संतुलन हो रहा है, लेकिन ये अल्प रोजगार वाला संतुलन हो रहा है। यू मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट, अल्प रोजगार संतुलन। संतुलन तो हो रहा है, लेकिन कौन सा वाला? अल्प रोजगार वाला। ये मैंने बताया किसके बारे में? वो परिणाम बताया किसके? न्यून मांग के। ठीक है, होपफुली आप लोगों को जो टॉपिक मैंने समझाया, आप सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।